हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। गाइस, आज से हम इस यूट्यूब पर एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। ठीक है, ये जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो इसका काफ़ी योगदान रहता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए, और साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी कितने आप बच्चों को बेहतरी से समझते हैं ये इसमें चेक किया जाता है। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर वाइज इसकी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सो आज इसका पार्ट 1 है। तो पार्ट वन में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हिमाचल प्रदेश जो जेवीटी का टेट हुआ था 16 जून 2019 को। 16 जून 2019 को हिमाचल प्रदेश जेवीटी का जो टेट हुआ था उसमें से जो पेडागोजी के कुल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको डिस्कस करते हैं पार्ट 1 में। सो लेट्स स्टार्ट। और ये जो एनालिसिस है वो आगामी एग्जाम जो होने वाले हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो टेट का हो या कमीशन का हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में कि आप कोई प्रयोग संचालित करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या रहता है। साइकोलॉजी या जनरली आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप उसके अंदर क्या रहता है। सबसे पहले आप आंकड़ों का संकलन करते हैं, या फिर उपकरणों का अरेंजमेंट करते हैं, या फिर आपके पास जो आंकड़े होते हैं उनकी आप एनालिसिस करते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। तो देखो सबसे पहले जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो आप साइकोलॉजी के अंदर करो या साइंस के अंदर करो, कहीं भी करो, सबसे पहले हम हाइपोथेसिस जो है वो उस प्रॉब्लम या उस जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो है वो हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस होती है बेसिकली काम चलाऊ हल। किसी समस्या के जो काम चलाऊ हल होते हैं उनको बोला जाता है हाइपोथेसिस, है ना, टेम्परेरी सोल्यूशन। और ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं होते हैं, बस हम मान के चलते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं किसी समस्या के, बट एग्जैक्ट नहीं होता, उनमें से कोई एक सोल्यूशन जो है वो हमारे सामने निकल कर आता है। ठीक है, तो किसी भी प्रयोग को संचालित करना चाहते हैं तो इसका जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, मान लो किसी बच्चे का जो मान लो प्राइमरी लेवल का कोई बच्चा है, उसका मैथ काफी ज्यादा कमजोर है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम मिली, ठीक है, आपको ये काम मिल गया। अब आप उस बच्चे पर क्या करना चाहते हैं, कोई एक प्रयोग करना चाहते हैं, या सपोज करो उस बच्चे का आप पता लगाना चाहते हैं कि वो मैथ में कमजोर क्यों है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक आइडिया लगाएंगे कि वो बच्चा मैथ में कमजोर क्यों है। कुछ आप हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, कुछ काफी ज्यादा इसके कारण जो है वो नोट डाउन करेंगे कि क्या पता वो ध्यान नहीं देता है, क्या पता उसकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, या उसको मैथ में समझ नहीं आता, मैथमेटिकल काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे मान लो उसको क्या पता डिसकैलकुलिया है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक सेट ऑफ सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिनको कहा जाएगा हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आप उनका अरेंजमेंट करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड आप आंकड़े इकट्ठे करेंगे, फिर उनकी एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद पहुंचेंगे आप फाइनल कंक्लूजन तक। तो बेसिकली सबसे पहले स्टेप जो रहता है वो रहता है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। ठीक है, और उसके बाद ये जो रिमेनिंग के 3 ऑप्शन है ये अदर स्टेप हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में जिनको यूज किया जाता है। ठीक है, मूव करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी की जो प्रथम लेबोरेटरी है
वो कहां पर स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, चाहे आप टेट का एग्जाम दो, कमीशन का एग्जाम दो, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, इसको कहां पर स्थापित किया गया था? कई बार वो आपसे डेट पूछता है, कई बार आपसे स्थान पूछता है, और कई बार जिस देश में इसको स्थापित किया गया था उस देश का नाम पूछ लिया जाता है, और कई बार जिस व्यक्ति ने इसको स्थापित किया था उसका नाम पूछा जाता है। तो यहां पर पूछा है कि प्रथम प्रयोगशाला किस पर्टिकुलर शहर में स्थापित की गई थी? तो वो था लिम्पजिंग। लिम्पजिंग जो एक शहर है वो देखने को मिलेगा आपको जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी। तो इसकी एनालिसिस करते हैं। जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी उसको एस्टैब्लिश किया गया 1879। डेट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार डेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 1879 कहां पर? जर्मनी में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक सिटी देखने को मिलेगी, उसका नाम है लिम्पजिंग, ठीक है, लिम्पजिंग। वहां पर इसी शहर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है, लिम्पजिंग यूनिवर्सिटी, ठीक, इसके नाम से इसको जाना जाता है। वहां पर हुआ करते थे विलियम वुंट। इन्होंने 1879 में इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था। तो ये जो लेबोरेटरी थी इसको एस्टैब्लिश किया था, और ये रही थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। कब स्थापित किया? 1879 को। तो ऑप्शन सी, ठीक है, लिम्पजिंग में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो यहां पर तो सिर्फ सिटी का नाम पूछा है, आपको वो पर्टिकुलर पर्सन या डेट के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। मनोविज्ञान में जो प्रयोग सबसे पहले किया था, या मनोविज्ञानों में जो प्रयोग करने की सबसे पहली जो बात थी, या जो प्रयोगों पर आधारित जो मनोविज्ञान में सर्वप्रथम काम किया था, वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, विलियम वुंट। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इनफैक्ट इनको मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो भी इन्हीं को बोला जाता है, विलियम वुंट, ठीक है। और एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आधुनिक या और अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। ये रिलेटेड फैक्ट है। ये कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि ये कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान है, उनके जनक जो हैं वो विलियम जेम्स रहे हैं, लेकिन ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक नहीं है। ये आधुनिक अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। जनरली अगर हम बात करें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जो कहा जाता है वो कहा जाता है विलियम वुंट को। तो इनके नाम 3 उपाधियां हैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, है ना, जो वर्ल्ड लेवल पर इनको माना जाता है, ठीक है। ये रही उनकी इमेज, ये है विलियम वुंट, ठीक है। विलियम वुंट जो है वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, फिलोसफर भी हैं ये, ठीक है। और इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया। इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड डेडिकेटेड टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसको एस्टैब्लिश किया था कहाँ पर? लिम्पजिंग। कब? 1879। और लिम्पजिंग पड़ती है आपकी जर्मनी में। और इन्होंने जिस मेथड को यूज किया था उसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन। ये मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो साइकोलॉजी में जो बिगिंस एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस विद द फाउंडिंग ऑफ विलियम वुंट लैब इन 18, यहीं से मनोविज्ञान में प्रयोगों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इनको द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रू साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसका भी एक टाइटल दिया जाता है। और फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी भी इनको कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये साइकोलॉजी के अंदर इनका रोल रहा है, तो इनके बारे में हम याद रखेंगे। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन्स, जिनको हिंदी में पित्रेक कहा जाता है, जीन्स ये कैसे वर्क करते हैं? क्या ये अकेले काम करते हैं, समूह में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। देखो जीन्स जिनको पित्रेक कहा जाता है, पित्रेक हिंदी में, ठीक है,
ये जो वर्क करते हैं ये पेयर में काम करते हैं। अच्छा, समूह और पेयर में फर्क होता है, ग्रुप और पेयर। समूह में बेसिकली नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं, लेकिन पेयर में सिर्फ 2 एंटिटीज ही इंक्लूड होंगी, 2 एंटिटीज, ठीक है। तो ऑप्शन सी, जो हमारे जीन्स होते हैं वो पेयर में काम करते हैं। अच्छा, ये जीन्स का काम क्या होता है? जीन्स जो है वो हमारे वंशानुक्रम का निर्धारण करते हैं। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति के माता पिता की हाइट काफी छोटी है, तो उनके बच्चे जो हैं वो भी लगभग ये देखा गया है कि उनकी हाइट भी काफी छोटी रहती है। तो वो किस वजह से होता है? इन जीन्स की वजह से होता है। जीन्स, ये हमारे वंशानुक्रम, जो हमारे अंदर हेरिडिटियल फैक्टर होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं थ्रू जीन्स। जीन्स के द्वारा हमारे अंदर ये आते हैं, ठीक है। और एक जो मानव ह्यूमन के अंदर जो एक सेल होता है, सेल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लगभग एक सेल के अंदर आपको 1 लाख के तकरीबन मिनिमम 1 लाख जो जीन्स है वो देखने को मिलेंगे। तो काफी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर काफी मात्रा में आपको जीन्स देखने को मिलेंगे, और ये बेसिकली निर्धारण करते हैं हेरिडिटियल फैक्टर जो होते हैं वो इसके द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे हमारा रंग, रूप, कद, काठी, ये सारे के सारे जीन्स के द्वारा तय होते हैं, ठीक है। और प्राणी के जीन जो है वो हमें जो है वो अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, और जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, कई बार हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं और कई बार हमारे जो माता पिता या दादा दादी के कुछ जो जीन्स होते हैं वो भी हमारे अंदर आते हैं। लेकिन जो हमारे माता पिता के द्वारा हमारे शरीर में आते हैं उनको कहा जाता है जेनोटाइप। जेनोटाइप, ठीक है, जेनोटाइप। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, 2 टर्म्स होती हैं, एक होते हैं क्रोमोसोम और एक होते हैं जीन्स, है ना। एक पितृक और गुणसूत्र। देखो, पितृक या जीन्स जो होते हैं वो वंशानुक्रम संबंधी जो हमारे फैक्टर्स होते हैं या जो हमारे गुण होते हैं उनका निर्धारण करते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिसाइड करते हैं क्रोमोसोम्स। और ये कुल जो ह्यूमन बॉडी में कुल देखने को मिलते हैं 46, और अगर कितने, ये भी जोड़े में पेयर्स में होते हैं बेसिकली, और कितने पेयर होंगे? 23। अगर आपके XX क्रोमोसोम जो है वो मिलते हैं तो लड़की जन्म लेती है, और अगर XY का मिलन होता है तो लड़का होता है। तो काफी बार इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी आपको ज्यादा पता होगा इनके बारे में। तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है, बुंदरा, ये साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, बुंदरा के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? अकॉर्डिंग टू बुंडरा, जो बच्चा है वो कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा, अभिप्रेरण के द्वारा, पुनर्वलन के द्वारा, या अंतर्दृष्टि के द्वारा? देखो, अल्बर्ट बुंडरा जो हुए हैं वो बेसिकली, इनका जन्म कनाडा में हुआ, लेकिन जो इन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर है वो अमेरिका में सेटअप किया। तो ये बेसिकली कनाडा और अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक हैं, इनको दोनों देश जो है वो मान्यता दिए हुए हैं। आज भी ये जीवित हैं। आज ये प्रेजेंट टाइम में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहां पर ये प्रोफेसर हैं। तो भारत के ये अनुभवी जो मनोवैज्ञानिक हैं जो कि अभी तक जीवित हैं, ठीक है। इन्होंने दी थी बेसिकली सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, या जिसको हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये दिया था, ये वाली थ्योरी दी थी, और इन्होंने अपनी इस थ्योरी में ये माना था कि बच्चे के सीखने में सबसे ज्यादा रोल रहता है उसके अनुकरण का, अनुकरण, इमिटेशन। तो बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा। तो ऑप्शन ए, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी, अगर आपको इनकी थ्योरी का नाम याद है ना, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, तो सोशल मतलब कॉग्निटिव मीन सीखना, और सोशल मतलब कि हमारे सीखने में सोसाइटी का काफी रोल रहता है। और सोसाइटी का कैसे? सोसाइटी जो करती है बच्चा उसका अनुकरण करता है और उन चीजों को सीख लेता है, ठीक है। उन्होंने अपनी जो इस थ्योरी में कुछ टर्म्स यूज किए हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशन मतलब बच्चा पहले चीजों को, जो समाज में चीजें घटित हो रही है उनको ऑब्जर्व करेगा, फिर उनका अनुकरण करेगा, ठीक है। उनका बोबोडोल एक्सपेरिमेंट जो है वो काफी फेमस है। एक गुड़िया पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट उसको उन्होंने नाम दिया था बोबोडोल। और रेसिप्रोकल
डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं। ये क्या होती हैं, ये हम जब इनकी डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन पर रहते हैं। ये रही उनकी कुछ इमेज। ये है अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, अमेरिकन कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं ये, ठीक है। और इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी वो उसको प्रपोज्ड किया था, उसको दिया था। और बंडूरा ने ये माना था कि डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट जो होती है वो कुड नॉट अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्निंग, उसका हर तरह की सीखने में कोई योगदान नहीं रहता। उन्होंने अपनी जो थ्योरी था उसमें जो सोशल एलिमेंट्स होते हैं, आर्गोइंग होती है, उसको सीखने में काफी ज्यादा जो है वो मददगार बताया था। तो उन्होंने जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको कि मॉडलिंग भी कहा था, उसका जो सीखने में महत्वपूर्ण योगदान बताया था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको हम इमिटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जाने जाते हैं अपनी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के लिए, सेल्फ एफिशिएंसी के लिए, सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए, अपने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के लिए, एजेंसी के लिए, और रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। ये इनकी जो थ्योरी हैं वहाँ के उनके की वर्ड्स हैं, इनके बारे में उन्होंने डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जब हम इनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि आइजैक ये जो किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? आइजैक जो है वो किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो देखो ये है आइजैक, ये है इनकी इमेज, ठीक है। इनका पूरा नाम है हैंस यूर्जन आइजैक। इनका पूरा नाम जो है वो हैंस यूर्जन आइजैक है। और ये ब्रिटिश, इन्होंने कनाडा में जो है, सॉरी जर्मनी में इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन इनके जो बेसिकली माता पिता थे वो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और ब्रिटेन के रहने वाले थे और बाद में ये भी ब्रिटेन आकर इन्होंने जो अपना प्रोफेशनल करियर है उसको स्टार्ट किया था। तो ये बेसिकली ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश, और इन्होंने इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी। तो हमसे तो ये पूछा था कि किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक है ब्रिटेन या ब्रिटिश, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखो आइजैक ने एक पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई एक थ्योरी दी हुई है। तो पर्सनैलिटी से जुड़े हुए बेसिकली थ्योरी एक उन्होंने दी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने 2 डायमेंशन पर काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने हायर ऑर्डर ट्रेट्स कहा है इनको। उन्होंने, एक होता है एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है। और एक होती है इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूट्रोज्म, ठीक है। देखो इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट्स होते हैं अंतर्मुखी बेसिकली उन्होंने पर्सनैलिटी की उस विशेषता को बताया था जिसमें व्यक्ति जो है वो अकेला रहना काफ़ी पसंद करता है, ज़्यादा जो ग्रुप्स या ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता है, मतलब अकेला जो व्यक्ति रहते हैं वो होते हैं, उनमें अंदर इंट्रोविज्म उन्होंने अंतर्मुखी उनको बताया था। और एक्सट्राविज्म मतलब बाहरेमुखी बेसिकली वो लोग होते हैं जो ग्रुप्स में रहना काफी, उनका जो बोलचाल होती है वो काफी खुले होते हैं, वो काफी मतलब सृजनात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है। और इमोशनल स्टेबिलिटी, जिनका अपने इमोशन पर काफी ज्यादा कंट्रोल होता है और एक काफी ज्यादा भावुक टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में इन टर्मों को डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये पूछा गया था जो हमारा बिहेवियर है उसमें जब अपेक्षाकृत जितना हम चाहते हैं उतना परिवर्तन, अपेक्षा मतलब हमारी इच्छा के अनुसार अगर डैश परिवर्तन हो को सीखना कहते हैं। तो किस तरह का परिवर्तन हो? अस्थाई, एक समान, या स्थाई, या नन ऑफ दिस। तो देखो लर्निंग की एक काफी जर्नलाइज डेफिनेशन है। लर्निंग क्या होती है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? स्थायी मतलब जो परमानेंट चेंज आए, है ना, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट चेंज जो हमारे बिहेवियर में आएगा
उसको कहा जाता है सीखना, लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको नहीं पता है कि गर्म चीज खाने से मुंह जलता है, ठीक है, और आपने क्या कि हुआ कि आपने एक दिन गर्म चाय पी ली, तो आपके मुंह में जो है वो जलन लगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी, अब चाय, आपने यहां से क्या सीखा कि गर्म चीज खाने से हमारे मुंह में जलन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपने एक जर्नलाइज अपने व्यवहार में आपने मॉडिफाई कर लिया कि गर्म चीज खाने से, आपने देखो सिर्फ पी चाय थी आपने, लेकिन आपने एक जनरलाइज अपने व्यवहार में चेंज कर लिया कि कोई भी गर्म चीज खाने से जो है वो मुंह के अंदर जलन होती है, ठीक है। तो देखो आपने अपने व्यवहार को परमानेंटली चेंज कर दिया। अब आप कोई खाने पे चेक थोड़ा ना करेंगे, आपने अपने व्यवहार को परमानेंटली ही चेंज कर लिया अपनी इच्छा के अनुसार। इसको कहा, तो आप देखो आपके व्यवहार में जो एक परमानेंट चेंज हो गया आपकी इच्छा के अनुसार, उसको आप क्या, ये हुई लर्निंग। अब आपने सीख लिया कुछ, इसको कहते हैं लर्निंग, ठीक है। ये रही लर्निंग की मीनिंग की एक इमेज। आपने कोई न्यू एक्सपीरियंस को गेन किया, एक्सपीरियंस जिस भी हो सकते हैं, काफी ज्यादा भी हो सकते हैं अनुभव, और इन एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद आपके व्यवहार में एक परिवर्तन आया, तो आपने लर्निंग कर ली, ठीक है। सिर्फ परिवर्तन आने ही नहीं चाहिए, आपके व्यवहार में वो परमानेंटली होने चाहिए, परमानेंटली चेंज लाए, है ना, परमानेंटली चेंज भी आनी चाहिए, तब उसको कहा जाएगा कि आपने कुछ चीज सीख ली है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टैट, TAT, टैट, इसको किसने दिया था? टैट है क्या? बेसिकली टैट की फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, है ना, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये क्या होता है? तो देखो, अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक हुए हैं दो, कौन कौन से? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो डेवलप किया था, एक टेस्ट है, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी टेस्ट है, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इसको बेसिकली सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड जानते हैं कि 1930 ईस्वी में इसको हेनरी ए मुरे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, तो 1930 ईस्वी में इन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया। ये कुछ नहीं है, बेसिकली पिक्चर्स हैं, पिक्चर 31 पिक्चर इन्होंने जो है वो इस टेस्ट के अंदर जो है वो दी हैं, ठीक है। इस टेस्ट के थ्रू क्या करते हैं, वो पर्सनैलिटी को या असेस करते हैं, पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, हमारी मेजर द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को वो पता लगाते हैं, आपकी वैल्यूज का पता लगता है, आपके एटीट्यूड्स का इन 31 कार्ड से पता लगता है। ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल के लिए पिक्चर नंबर 1 को मैंने इमेज के फॉर्म में लिया है, लेकिन कुल मिलाकर आपको 31 कार्ड इस तरह के देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको डिफरेंट एक कंडीशन दी गई होंगी। वहां से आपने उन पिक्चरों को देखकर अपना जो आइडियाज है, अपनी जो ओपिनियन है, जो आपको पिक्चर से देखकर लग रही हैं, वो आपको बतानी होती है। वहां से वो आपकी पर्सनैलिटी को असेस कर लेते हैं, वो कार्ड वैल्यूज और आपके एटीट्यूड्स का पता लगा लेते हैं। तो बेसिकली ये पर्सनैलिटी को असेस करने का प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। और ये किसने दिया था? हेनरी ए मुरे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन। तो ये पिक्चर नंबर 1 है। कुल मिलाकर आपको 31 पिक्चर्स देखने को मिलेंगी इस थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में। तो कई बार ये पूछा जाता है कि किसके लिए जरूरी होता है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए एक टेस्ट है। टेस्ट नहीं है, बेसिकली ये प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो हमें तो यही पूछा था कि टैट को किसने दिया था, तो दो व्यक्ति थे, हेनरी ए मुरे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन। तो मॉर्गन के बारे में यहां बात नहीं हुई है, लेकिन मुरे जरूर है, तो ऑप्शन ए, ठीक। कब दिया था? 1930। ये किसके लिए यूज होता है? तो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपकी वैल्यूज, आपकी एटीट्यूड्स, इसको असेस करता है ये। और कैसे, किस तरीके से? तो इसमें आपको पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स यूज की जाती है। पिक्चर होती हैं, 31 कार्ड्स हैं, उन पर पिक्चर बनी हुई है, उनकी आपको इंटरप्रिटेशन करनी होती है। उसी की मदद से वो आपकी पर्सनैलिटी को असेस कर लेते हैं, आपके एटीट्यूड का पता लगा लेते हैं, ठीक है। मूव करेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन पूछा गया था गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज गेस्टाल्ट, है ना, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है?
गेस्टॉल्ट इज बेसिकली एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का, ठीक है। तो गेस्टॉल्ट जो संप्रदाय है वो स्ट्रक्चरलिज्म जो संप्रदाय था उसके वाइस वर्सा जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1900 शताब्दी के शुरुआत में, एग्जैक्ट डेट है 1912 ईस्वी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो स्कूल है ये कहता है कि ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल, इसमें जो ह्यूमन के जो माइंड होते हैं या जो बिहेवियर है उसको एज ए होल कंसीडर किया जाता है, एज ए होल। गेस्टॉल्ट का मतलब ये, गेस्टॉल्ट एक जर्मन टर्म है, जर्मन लैंग्वेज की टर्म है, और जिसका मतलब ही होता है एज ए होल जो है वो किसी चीज को ट्रीट किया जाता है। देखो मनोविज्ञान में कुछ संप्रदाय हुए हैं। एक है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच या बिहेवियरिस्टिक जो संप्रदाय है, एक समाजवादी है स्ट्रक्चरलिज्म, और एक है गेस्टाल्टिज्म, है ना, स्कूल। तो देखो गेस्टाल्टिज्म जो संप्रदाय था उसको फाउंड किया था 1912 में मैक्स वर्दीमर ने, मैक्स वर्दीमर और उनके कुछ साथी रहे थे कोहलर, कोफका, इन्होंने मिलकर जो है वो इस संप्रदाय को या इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश किया था। गेस्टाल्ट जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है एज ए होल। गेस्टाल्ट जो वादी समुदाय है बेसिकली ये मानता है कि बच्चा जो है वो पहले किसी चीज को एज ए होल देखता है, फिर मतलब एज ए होल किसी चीज को सीखता है, फिर उसके धीरे धीरे उसके पार्ट को सीखता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो साइकोलॉजी के अंदर इसको एज अ होल पैटर्न या क्वांटिफिकेशन की तरह इसको इसका मीनिंग जो है वो लिया जाता है, ठीक है। गेस्टाल्ट का जो मीनिंग है वो मैंने आपको पहले बताया, क्वांटिफिकेशन, ठीक है, मतलब एज ए कंप्लीट शेप लेता है पहला बच्चा, उसके पहले टुकड़ों को नहीं सीखता है, पहले पूरे उसके एज अ होल उस चीज को सीखेगा, फिर उसके अंदर जो पार्ट्स बनते हैं उनके बारे में बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक है। तो इस समुदाय का ये मानना है कि होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, कि जो पूरा का पूरी चीज है वो अत्यधिक महत्व रखती है उसके पार्ट की अपेक्षा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस संप्रदाय का ये मानना है कि अध्यापक को पहले एज ए होल किसी चीज की जानकारी देनी है, सम ऑफ पार्ट उसके बाद उसको सिखाए या पढ़ाए जाने चाहिए, ठीक। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको किसने दिया था या इससे कौन से व्यक्ति जुड़े हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, हल या मिलर। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो दी गई है बीएफ स्किनर जी के द्वारा। बीएफ स्किनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बीएफ स्किनर व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादी जो बिहेवियरलिज्म है, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी उससे ये संबंधित रखते हैं। इन्होंने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये बेसिकली थ्योरी ऑफ लर्निंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बेसिकली कि बच्चा सीखता कैसे है, उनके अधिगम का एक सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि और इस विधि में और जो उनकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उन्होंने इसमें फोकस किया है रिवार्ड और पनिशमेंट पर, है ना। बेसिकली रीइंफोर्समेंट कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने जो सीखने में रीइंफोर्समेंट को काफी ज्यादा महत्व दिया है, इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। पुनर्वलन का सिद्धांत जो दिया था वो भी बीएफ स्किनर ने ही दिया था। तो रीइंफोर्समेंट के लिए सीखने में इन्होंने काफी ज्यादा योगदान बताया है रीइंफोर्समेंट का। और अपने इस प्रयोग को, अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो कंडक्ट किया था चूहों के ऊपर। चूहा और एक बॉक्स उन्होंने लिया था जिसको उन्होंने नाम दिया है स्किनर बॉक्स। ये रहा स्किनर बॉक्स। ये बेसिकली उन्होंने बीएफ स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था रैट पर, तो एक बॉक्स को जो लिया था उसका नाम है स्किनर बॉक्स। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने अपना जो
एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो किस जानवर पर कंडक्ट किया था, तो रैट। ठीक है, अच्छा इनके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने एक मेथड ऑफ टीचिंग भी दिया है कि हमें अध्यापकों से जुड़ा है। देखो, एक तो दिया कि बच्चा सीखता कैसे, तो रीइंफोर्समेंट के इन्होंने काफी ज्यादा जो फोकस किया, और उसके साथ साथ इन्होंने एक और काम किया है, इन्होंने मेथड ऑफ टीचिंग भी दिया है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। तो उन्होंने दिया प्रोग्राम लर्निंग, अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन का कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था वीएफ स्किनर उनके द्वारा। तो बाद में इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई थी, एक है लीनियर प्रोग्राम लर्निंग और एक है ब्रांचिंग, या जिसको हम शाखीय अधिगम, अभिक्रमित अधिगम, और एक है रेखीय अभिक्रमित अधिगम। ये 2 ब्रांचें उन्होंने बनाई थी। तो जो रेखीय वाली जो ब्रांच थी वो वीएफ स्किनर ने डेवलप की थी, और जो ब्रांचिंग या शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसको, उस वाली ब्रांच को नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक, तो उन्होंने बताया इस बेसिकली मेथड में उन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो स्टेप बाय स्टेप, है ना, जो है वो स्मॉल स्टेप विद इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, इसके थ्रू जो बच्चा सीखता है। ठीक है, इस वाले जो टीचिंग ऑफ मेथड में इन्होंने कि बच्चे को जो सामग्री है वो, या किसी चीज को समाना है, जो सिखाना है वो स्मॉल स्टेप के अंदर किसी बच्चे को सिखाने की कोशिश करनी है, और जब आप सिखाते हुए आपने उसको इमीडिएट रीइंफोर्समेंट जो है वो देते रहना है। ठीक, उनकी एक बड़ी फेमस बुक है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये जो बुक है ये भी इन्हीं की है, ये रही उसकी एक इमेज, बीएफ स्किनर ने लिखी है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है, ये जो बुक है वो वीएफ स्किनर जी के द्वारा लिखी गई है। और भी बुकें हैं लेकिन एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। वीएफ स्किनर की ये बुक है। ठीक है, अच्छा, 2 जो थ्योरीज हैं सीखने की, लर्निंग की, उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और एक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये दोनों ही लर्निंग की थ्योरीज हैं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो बीएफ स्किनर ने दी थी, और इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो रैट्स के ऊपर किया था। ठीक है, और जो प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो दी थी वो इवान पेवलोव ने दी थी। इवान पेवलोव, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था वो कुत्ते पर करवाया था। ठीक, कुत्ते पर, डॉग पर। ठीक है, तो याद कैसे रखें, देखो, क्रिया प्रसूत में स आता है तो स्किनर में भी स आता है, तो क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो बीएफ स्किनर ने दिया। ठीक है, और प्राचीन जब हम लिखते हैं तो प आता है, और जब हम पेवलोव लिखते हैं तब भी प आता है। तो प्राचीन आया तो पेवलोव, और अगर स आया तो स्किनर। ठीक है, तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो डैश और डैश के परिणाम के स्वरूप आती हैं। तो हमसे बेसिकली इस जो खाली स्थान है यहां पर वो कुछ भरवाना चाहता है, तो किसके परिणाम स्वरूप आती हैं? क्या प्रकृति और पर्यावरण के परिणाम स्वरूप जो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती हैं, समाजीकरण और पर्यावरण के परिणाम के स्वरूप आपको देखने को मिलती हैं, या इसमें रोल रहता है हेरिडिटी का या संस्कृति का? किसका रोल रहता है? बेसिकली वो हमसे यही पूछना चाहता है। देखो, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती क्या है, पहले इस चीज को क्लियर करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती हैं, मान लो एक जो लड़का है वो हाइट में काफी ज्यादा छोटा है, और कुछ जो लड़के होते हैं वो हाइट में काफी ज्यादा छोटे होते हैं, और कुछ लड़के जो होते हैं वो हाइट में काफी ज्यादा लंबे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं। ठीक है, तो देखो, तीनों ही लड़के हैं तो लड़के ही, लेकिन फिर भी उनमें फर्क है, उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि एक कास्ट के आधार पर भी आपको इंडिविजुअल, कोई एससी है, कोई जर्नल है, कोई एसटी है, ये भी आपको डिफरेंसेस। अच्छा, रंग रूप में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई आपको सांवले रंग का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये होती किस वजह से है?
तो ये होती हैं, एक कारण होता है इसका हेरिडिटी। देखो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था हाइट, तो हाइट जो है वो इसको डिसाइड करने में, हमारे जो हाइट होते हैं या जो हमारे फिजिकल जो फैक्टर होते हैं उनको डिसाइड करने में काफी ज्यादा रोल रहता है जीन्स का, और जीन्स होते हैं हेरिडिटियल फैक्टर। ठीक है, जो हमारा रंग, रूप, कद, गाठी, ये सारे के सारे जीन्स के थ्रू डिसाइड होती है, तो ये हेरिडिटी फैक्टर। और देखो दूसरी बात, जो हमारी कास्ट हो गई, हमारी जो बेसिकली कई व्यक्ति जो है वो काफी बातूनी टाइप के होते हैं, और कई व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ बात करना ही पसंद नहीं करते। कई व्यक्ति ग्रुप्स में रहना काफी पसंद करते हैं, और कई व्यक्ति अकेला रहना काफी पसंद करते हैं। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ही तो एग्जाम्पल हैं। तो ये किस वजह से होता है? इसमें रोल रहता है एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट, जिस तरह का माहौल, मान लो कुछ लड़के जो हैं वो सोसाइटी में रहते थे, शुरू से ही जो सोसाइटी में रहने वाला बच्चा था वो काफी ज्यादा ग्रुप्स में रहा, तो वो कैसा होगा, उसका बोलचाल जो वो ग्रुप में अपने आप को जल्दी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन एक लड़का ऐसा है जो मान लो कहीं अकेले, उसके गांव में जो है वो काफी कम लड़के हैं, अकेला ही है, और वो काफी कम ग्रुप्स में रहा है, तो वो जब ग्रुप्स वाले लड़कों से मिलेगा तो वो उनसे शर्माएगा, उनसे बात नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें ये किस वजह से हुआ? जो हमें एनवायरनमेंट मिला उसकी वजह से। तो हमारे अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती हैं उनके पीछे दो मेन कारण होते हैं। एक होती है हेरिडिटी, जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वो वाले, और एक हो हमारे अंदर जो चेंजेस लाने में जो एनवायरनमेंट है उसका भी काफी ज्यादा रोल रहता है। कई बार हेरिडिटी अकेले ही जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण बन जाती है, कई बार एनवायरनमेंट अकेला, और कई बार ये मिक्स होकर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण बनते हैं। तो बेसिकली ये दो मेन फैक्टर हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। तो यहां पर पर्यावरण तो पहले से मेंशन था इस क्वेश्चन में, हमसे एक और पूछा था तो एक और बच गया था, आनुवांशिकता, हेरिडिटी, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये एक इमेज है, इसके पीछे दो मेन कारण होते हैं, टू मेन कॉजेज होते हैं। इसके पीछे दो कारण रहते हैं, एक हेरिडिटियल फैक्टर जिसको हम नेचर भी कहते हैं, ये इन पर हमारा कोई वश नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये जीन्स के थ्रू हमें मिलते हैं। और दूसरा होता है एनवायरनमेंट, कि किस तरीके का वातावरण जो है वो हमें मिला है। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होती हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस पर किसी तरह का मजाक करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो ये थे पहले 10 क्वेश्चन। रिमेनिंग के जो 20 क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनको एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयोग को कंडक्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है। अगर आप साइकोलॉजी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले हमें, साइकोलॉजी ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाओ, फर्स्ट स्टेप रहता है उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस फॉर्म करनी पड़ती है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है वो लिपजिंग जो शहर है जर्मनी में, वहां पर 1879 को विलियम बुंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, जीन्स जो वर्क करते हैं वो पेयर में करते हैं, पेयर, और ये निर्धारण करते हैं हमारे वंशानुक्रम का। हेरिडिटियल जो फैक्टर होते हैं उनका निर्धारण जीन्स के द्वारा होता है। जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने सोशल लर्निंग या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, सीखने का जो सामाजिक सिद्धांत था वो दिया था, और उनका ये मानना था कि बच्चा जो वो समाज में अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि आइजैक जो बेसिकली मनोवैज्ञानिक थे वो ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक रहे हैं आइजैक। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग को हम बोलते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, है ना, परमानेंट चेंज होना चाहिए व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसको सीखना कहा जाता है। सेवंथ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक है। 31 कार्ड इसमें यूज होते हैं। 1930 में इसको हेनरी ए मुरे
और क्रिस्टीना डी मॉर्गन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट्स थे, इन्होंने इसको डेवलप किया था अपनी आपकी या बेसिकली उन्होंने पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए आपकी वैल्यूज एटीट्यूड्स इसके द्वारा असेस किए जा सकते हैं। गेस्टाल्ट का जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है बेसिकली मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कॉफका के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज ए होल, मतलब बच्चा चीज़ों को एज ए होल सीखता है, उसके बाद उसके पार्ट्स पर आता है। ठीक है। 9th क्वेश्चन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये स्किनर के साथ जुड़ी हुई है, बीएफ स्किनर। इनकी एक बुक का भी हमने डिस्कस की, प्रोग्राम लर्निंग का जो टीचिंग मेथड है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है और बुक का नाम था बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। और 10th और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो पर्यावरण, जो हमारे एनवायरमेंटल और हेरिडेटियल फैक्टर होते हैं उनकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। रिमेनिंग के जो 20 क्वेश्चन बच गए उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।